दोस्तों, घाटशिला में बीजेपी के नेता रिसोर्ट में टिके थे और चुनाव कार्यालय होटल में बनाया गया था। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा रामदास सोरेन के बनाए गए संपर्क कार्यालय से चुनाव का संचालन कर रहा था और कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए भोजन का इंतजाम माझी परगना महाल के भवन में था। यह अपने आप में ही एक बड़ा स्टेटमेंट था। ये बता रहा था कि कौन माटी की पार्टी है और कौन 5 स्टार कल्चर वाली पार्टी। और इसी 5 स्टार कल्चर ने भाजपा को न घर का रहने दिया और न घाट का। जमशेदपुर से रांची तक बिहार चुनाव का जश्न मनाते इन भाजपाइयों की तस्वीरें आप पीछे देख रहे होंगे। इनके जिम्मे अब दूसरों की खुशियों में ताली बजाना ही रह गया है। झारखंड के भाजपाई बिहार की जीत पर नाच रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं। घाटशिला की हार सिर्फ चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन की हार है। सर, बिहार चुनाव घाटशिला में निराशा हाथ लगी है। नहीं, मैं निराशा उसको नहीं कहता हूँ, क्योंकि घाटशिला आप सबको पता है किस परिस्थिति में चुनाव हो रहा था। एक विधायक मंत्री की मृत्यु होता है और उसके बाद चुनाव होता है, तो सामान्यतः इस प्रकार के चुनाव का परिणाम हम सब लोगों को अंदेशा रहता है। उसके बाद भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेता ने काफ़ी मेहनत किया, परिश्रम किया। ठीक है, हम वहाँ तक सफल नहीं हो पाए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कोई निराशाजनक रिजल्ट नहीं है। घाटशिला उपचुनाव का दोस्तों कुल निचोड़ यही है। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, घाटशिला के उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश सोरेन ने भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 38,601 वोटों से हरा दिया है। सोमेश सोरेन को 1,04,936 वोट मिले, जबकि बाबूलाल सोरेन को 66,335 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। तीसरे नंबर पर रहे जेएलकेएम के रामदास मुर्मू को 11,563 वोट आए। दोस्तों, 11 नवंबर को जब मतदान पूरा हुआ, उसके बाद बीजेपी के नेता खूब बढ़ चढ़कर जीत के दावे कर रहे थे। 13 नवंबर की शाम घाटशिला उपचुनाव में भाजपा के प्रभारी रहे अभय सिंह ने तो बाकायदा भारी वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत का दावा किया। और सिर्फ दावा नहीं किया, उन्होंने 15-17 कारण भी गिनाए कि आखिर भाजपा क्यों जीत रही है। मैंने 13 नवंबर की रात उनके दावों को देखा था और सोचा था कि स्क्रीनशॉट ले लूंगा, विश्लेषण में काम आएगा, लेकिन भूल गया, मिस हो गया। आज जब काउंटिंग होने लगी और भाजपा के प्रत्याशी की हालत देखी तो अभय सिंह के दावों की याद आई। तो उनके फेसबुक पेज पर सर्च किया, देखा उन्होंने पोस्ट ही हटा दिया है और अंतिम नतीजा घोषित होने के पहले अपने सोशल मीडिया पर हार भी कबूल कर ली है। दोस्तों, जहां तक मैंने देखा और समझा, ये चुनाव भाजपा का कभी था ही नहीं। भाजपा के नेता तो एक दूसरे को मिल रही पूछ और व्यवस्था से चिढ़े और कुढ़े हुए थे। चुनाव तो बस चंपई सोरेन ही लड़ रहे थे और भाजपाइयों ने उनका भी दोहन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घाटशिला में हेमंत सोरेन ने चुनाव व्यवस्था के लिए मंत्री दीपक बिरुआ को जिम्मा दिया था। दीपक बिरुआ चाईबासा से विधायक हैं और राज्य के भूमि सुधार और निबंधन मंत्री हैं। यह जानते हुए भी कि जेएमएम का पलड़ा बहुत भारी है, हेमंत सोरेन ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी, कोई कील कांटा ऐसा न छोड़ा जो ढीला हो। मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी सबको घाटशिला में उतार दिया और भाजपा की तरह नहीं उतारा। भाजपा के लोग तो बेलगाम सांड की तरह जहां सींग समाता वहां घुस जाते थे। लगता था किसी की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। हर नेता की बस यही चिंता थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरा आ जाए, चुनावी मंचों पर चेहरा चमक जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी बड़े नेता की बगल में बैठ जाए। भाजपा के बड़े नेताओं की व्यवस्था एटमॉस्फेयर नाम के रिसोर्ट में की गई थी। वहां का एटमॉस्फेयर इतना रिलैक्सिंग था कि सुबह सवेरे सैलून के लड़के आते, नेताओं की शेविंग से लेकर मसाज और चंपी होती, फिर चाय नाश्ता रिसोर्ट में उधरस्त करके नेताजी लोग निकलते, फिर होटल आनंदिता जहां चुनाव कार्यालय बना था तो वहां जाते, उसके बाद क्षेत्र वेत्र चले जाते।
तो रिसोर्ट में नाश्ता खाना और विश्राम और अपनी सहूलियत से काम। और ये दोस्तों मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, भाजपा के नेता ही चुगली कर रहे हैं। तो बीजेपी का चुनावी काम धंधा जहां एक होटल से चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम का चुनाव कार्यालय पार्टी के दफ्तर में चल रहा था। उस दफ्तर से चल रहा था जिसे रामदास सोरेन ने बनवाया था। नेताओं और कार्यकर्ताओं के भोजन का इंतजाम दफ्तर के ठीक बगल में मांझी परगना महल के भवन में था। यही अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट था। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने दो लोगों को फुल टाइम घाटशिला उपचुनाव के लिए लगाया था। एक तो 14 साल जेवीएम में बिताने वाले और भाजपा के बड़े नेता रघुवर दास के खिलाफ लगातार 3 चुनाव लड़ने वाले अभय सिंह थे, और दूसरे भवनाथपुर वाले प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, जो घूमते फिरते बीजेपी में 2019 के चुनाव के पहले आए थे। एक तो एसटी रिजर्व की सीट पर 2 गैर आदिवासी सवर्ण नेताओं को क्या सोचकर चुनाव का जिम्मा दिया गया, ये तो भाजपा के रणनीतिकार ही बता पाएंगे, लेकिन ये दोनों बुरी तरह से विफल रहे। भानु प्रताप शाही जहां यूट्यूबर्स को अपने भड़काऊ बयानों से व्यूज दिलाने में व्यस्त रहे, वहीं अभय सिंह भी अपनी हिंदूवादी इमेज को ही इनकैश करने में लगे रहे। एक ऐसी सीट पर दोस्तों जहां 50% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, वहां धर्म का सिक्का चलाने, वहां डेमोग्राफी बताने और वहां बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने का मामला ही आत्मघाती था। दूसरे अभय सिंह के हाथों में ही चुनाव की पूरी व्यवस्था थी। कार्यकर्ताओं के आने जाने, उनके खाने पीने, सब चीज का इंतजाम उनके जिम्मे था। इन व्यवस्थाओं को लेकर भी कई नेताओं ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से असंतोष जताया। कार्यकर्ताओं के साथ रूखे व्यवहार को लेकर भी अभय सिंह से कई लोग नाराज दिखे। लेकिन एक नेता का बड़ा तार्किक सवाल था, अच्छे खासे नेता है, उन्होंने पूछा कि आनंद जी, आपने दीपक बुरुआ को किसी मंच पर भाषण देते देखा? किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन के बगल में बैठकर फोटो खिंचाते देखा क्या कभी? और फिर खुद ही कहने लगे कि हमारा प्रभारी हर मंच पर दिखता था, लंबा लंबा उबाऊ भाषण देता रहा। आदिवासी इलाकों में जहां लोग सिर्फ संथाली या बांग्ला समझते हैं, वहां हर सभा में प्रभारी जी मुख्य वक्ता के पहले आधे घंटे पौन घंटे का लंबा भाषण हिंदी में देते थे। लोग उबासियां लेते रहते, पर नेताजी भाषण देते रहते। बाकी बड़े नेता तो भाषण, रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आकर औपचारिकता निभा गए। घर में बैठकर बयानों का वीडियो भी जारी करते रहे बड़े नेता। पार्टी का फंड और चंपई दादा का धन दोनों डूब गया, और साथ में डूब गई बची खुची प्रतिष्ठा। पिछली बार हेमंत की लहर में बाबूलाल सोरेन 22,000 वोट से हारे थे। इस बार तो 38,000 से ज्यादा का मार्जिन पार हो गया है। पिछले चुनाव में 75,910 वोट लाने वाले बाबूलाल सोरेन इस बार 66,235 वोट ही ला पाए हैं, जबकि सोमेश सोरेन 1 लाख से ज्यादा वोट ले आए। उनके पिता रामदास सोरेन को 2024 के चुनाव में 98,356 वोट मिले थे, लेकिन सोमेश ने तो 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। यह ऐतिहासिक जीत है, और इस जीत में कई फैक्टर्स हैं। एक तो सहानुभूति का फैक्टर है। रामदास सोरेन एक आंदोलनकारी और एक मंत्री तो थे ही, वे अपने सहज सरल स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे, बहुत लोकप्रिय थे। चुनावी मंचों पर उनकी पत्नी और सोमेश सोरेन की मां सूरजमणि देवी के आंसुओं ने भी लोगों को द्रवित किया, इसलिए सोमेश को सहानुभूति के वोट भी मिले। दूसरी बात कि भाजपा की तुलना में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह चुनाव कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, कहीं ज्यादा व्यवस्थित तरीके से लड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे मंत्री चुनाव में जुटे थे। जेएमएम के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी दिन रात एक किए हुए थे। स्टीफन मरांडी और हेमलाल मुर्मू जैसे सीनियर और उम्रदराज नेता भी गांवों की पगडंडियों की खाक छानते हुए दिखाई दिए। हेमलाल मुर्मू को तो घाटशिला में जेएमएम के चुनाव कार्यालय के बगल में सड़क किनारे एक होटल में खाना खाते भी देखा मैंने। इन सारे नेताओं को अलग अलग इलाकों में बूथों का जिम्मा दे दिया गया था, किसी को 10, किसी को 20 तो किसी को 50, और सबने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी प्रचार के अपनी जिम्मेदारी निभाई। 4 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में मेरी मुलाकात पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर से हुई थी। वे गढ़वा से विधायक हुआ करते थे। भानु प्रताप शाही जो भाजपा की तरफ से कैंप कर रहे थे, वे भी गढ़वा जिले से ही थे, भवनाथपुर सीट से विधायक होते थे। मिथिलेश ठाकुर को हेमंत सोरेन ने 51 शहरी बूथों का जिम्मा दिया था। आमतौर पर शहरी इलाके भाजपा की मजबूत जमीन समझे जाते हैं, लेकिन इस उपचुनाव में शहरी इलाके में भी
सोमेश सोरेन की बढ़त कम नहीं हुई। लेकिन मिथिलेश ठाकुर को क्या आपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरा घुसाते देखा, कभी दावा करते देखा, कभी हाथ भांजते देखा, किसी चुनावी मंच पर गला फाड़ते दिखे क्या वो? उन्होंने अपना काम चुपचाप अंजाम दिया, चुपचाप चले गए, नतीजा बता रहा है। लेकिन भानु प्रताप सिर्फ गाल बजाते रह गए, नतीजा सबको दिख रहा है। दोस्तों, घाटशिला के उपचुनाव से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास 21 सीटें थी और 21 ही रहेंगी। जेएमएम के पास 34 थी और 34 ही रहेंगी। सत्ता का समीकरण भी यथावत रहेगा, लेकिन जो असली फर्क है वो चंपई सोरेन को पड़ेगा। तन मन और धन सब उन्होंने झोंक दिया अपने बेटे के लिए। चुनाव की घोषणा से करीब महीने भर पहले चंपई सोरेन ने घाटशिला का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। उल्टे 2024 की तुलना में करीब 9,500 वोट भी घट गए, जबकि इस आंधी में भी जेएलकेएम ने करीब 3,500 वोट बढ़ा लिए। जेएलकेएम के रामदास मुर्मू को 2024 में 8,092 वोट मिले थे। इस बार उन्हें 11,563 वोट मिले हैं। ये वोट कुर्मी वोट है जो पिछली बार बीजेपी के खाते में गए थे। यानी भाजपा को 7,000 वोटों का नुकसान तो अकेले जेएलकेएम ने पहुंचा दिया। तो सवाल है कि आजसू के सुदेश महतो और भाजपा के लोकल सांसद विद्युत वरण महतो ने घाटशिला में क्या कर लिया? तो क्या अब ये मान लिया जाना चाहिए कि सुदेश महतो का दौर खत्म हो गया और विद्युत महतो भाजपा के लिए बोझ बन चुके हैं? वे सिर्फ अपना चुनाव जीत पाते हैं, वो भी मोदी के नाम पर, लेकिन उनका कोई जनाधार नहीं है और अपनी जाति के चंद वोट भी वो बीजेपी को नहीं दिला पाते हैं। दोस्तों, घाटशिला उपचुनाव में 2024 की तुलना में वोट परसेंटेज करीब 1.5% गिरा था, 1.5% वोट कम पड़े थे। लेकिन सोमेश सोरेन को अपने पिता की तुलना में 6,500 से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी जो 1.5% वोट कम हुए वे भाजपा के कम हुए। चंपई सोरेन की हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद बाबूलाल सोरेन को पिछली बार की तुलना में कम वोट मिले हैं। तो इसके पीछे बाकी सारे फैक्टर तो जो मैंने बताए वो हैं ही, लेकिन बाबूलाल सोरेन की अपनी छवि, अपनी इमेज भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। इसके चलते भी भाजपा के वोट या तो छिटक गए या फिर लोग देने ही नहीं निकले। भाजपा की अंदरूनी खींचतान तो बड़ा कारण बनी ही। बाबूलाल सोरेन की जीत से चंपई सोरेन का पार्टी में कद बढ़ता, यह भी बहुतों को पच नहीं रहा था। तो घाटशिला के उपचुनाव में बीजेपी की जीत की उम्मीद तो ज्यादा लोगों को नहीं थी, लेकिन हार इतनी शर्मनाक होगी इसकी भी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कोई हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहा बीजेपी में, न प्रभारी, न सांसद, न प्रदेश उपाध्यक्ष, न प्रदेश अध्यक्ष और न कार्यकारी अध्यक्ष। लेकिन शर्म करने के बदले भाजपाई नाच रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, बिहार का जश्न मना रहे हैं। हार की मायूसी अकेले चंपई सोरेन के हिस्से में आई है। वे मायूस हैं, कह रहे हैं कि इस बार शायद हम जनता को अपनी बातें समझाने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन सवाल है कि मुद्दा क्या अपील कर रहा था डेमोग्राफी और धर्मांतरण का? मंत्री दीपक बिरुआ ने तो तंज भी कस दिया। मंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर चंपई सोरेन को टैग करते हुए लिखा है कि दादा, छोटा हूं आपसे, लेकिन राजनीति में आप हमारे विपक्षी हैं। आपको जो भी लड़ाई लड़नी है वह बेतुकी है, आपको भी ज्ञात है। लेकिन फिर एक बात जिम्मेदारी से कहूंगा, अब की बार आपकी हार, सरायकेला भी है तैयार। भाजपा की मार्गदर्शक मंडली को बेसब्री से है आपका इंतजार। तो दोस्तों, लगता है चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए भाजपा में आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? भाजपा की हार के जो कारण मैंने बताए हैं, क्या आपको वो सटीक लगते हैं या कुछ और कारण आपको लगते हैं? और जेएमएम की जीत के पीछे आपको क्या कारण नजर आते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।